बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जनाब इसहाक डार साहब ने एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले साल जो कारकर्दगी रही है इक्तिसादी एतबार से, मुआशी एतबार से, पाकिस्तान ने कमाया कितना, लगाया कितना, खाया कितना, उसके ऊपर जो उनके आशारिये हैं वो तो अच्छा अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अवाम के आशारिये क्या हैं? कल बजट ने पेश होना है, उस बजट के अंदर कितनी अवाम दोस्ती नज़र आएगी, कितनी सरकारी मुलाजमीन के लिए दोस्ती नज़र आएगी, पेंशनों में कितना इजाफा होगा, और जो बाकी अवाम के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितना काम होगा, ये कल पता चलेगा। लेकिन जो पिछले आशारिये बता रहे हैं उसमें जो तफसीलात है वो कुछ इस तरह से बताई जा रही हैं कि जो पिछला साल था उसमें तकरीबन 14 खरब रुपए का माली खसारा हुआ है। यानी जितना कमाया था, हमने जो हिसाब रखा था बजट का, उससे डबल तकरीबन जो है वो ऊपर हम गए हैं, और इतना बड़ा खसारा जो हुआ है माली बजट के अंदर वो अवाम के सामने आ चुका है। इसी तरह जो कर्जे हैं पाकिस्तान के, 2013 के अंदर मुल्की कर्जे 14,318 अरब रुपए थे। मार्च 2017 तक ये कर्जे 20,872 अरब रुपए हो चुके हैं। यानी इसमें भी काफी इजाफा है, जो कि आपको नजर आ रहा है 14,000 और 20,000 अरब रुपए जो कि कर्जों के अंदर इजाफा हुआ है। सो जो रवा माली साल की जो महंगाई है उसमें तवक्को की जा रही है कि वो 6% रहेगी। अब इस वक्त जो शरह नमू है, तरक्की की जो शरह है वो कही जा रही है 5.28%, यानी 5.28%, जबकि GDP का जो हदफ था वो 5.7% था। हम ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत बेहतरी आई है, यानी तरक्की की शरह बेहतर हुई है। कितनी सस्टेनेबल है ये एक सवाल मौजूद है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर पूछेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसके ऊपर भी बड़ी कहानी है। ये नून लीग का आखिरी बजट है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 21 मई 18 तक असेंबली ने मुद्दत पूरी करनी है अगर हम बाय बुक जाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पनामा की जो तफसीलात आपके सामने आ रही हैं, जिस तरह से JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस पे हुसैन नवाज साहब ने सवालात उठा लिए हैं, जिसकी तहकीकात 43 दिन के अंदर पूरी होनी है, उसको भी अब जाहिर है कि मंडे को जब सुना जाएगा तो तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि जिन अराकीन के ऊपर सवाल उठाया गया है JIT, उनको शायद, जाहिर है कि जब कोर्ट सुनेगी तो फैसला करेगी, कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन अगर उनको तब्दील किया जाता है तो ये आगे चले जाएगा मामला, यानी ये डिले हो जाएगा। तो उसमें क्या सदाकत है नून लीग के लिए, ये साल कितना इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन का जो बजट है वो बहुत और तरह का बजट होता है, वो कितना होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, STPI के चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और STPI दुनिया की रैंकिंग में एक बहुत ही अहम रैंकिंग के साथ है, लिहाजा इनसे बात करेंगे कि कितनी सस्टेनेबल इकोनॉमी है इस वक्त हमारी पाकिस्तान की। जनाब शफकत महमूद साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात और जाना माना नाम है। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान भी हैं, इकॉनमी को बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत ही अवामी जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, और अवाम की ही बात करते हैं, आज भी अवाम से के हवाले से ही उनसे पूछेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। क्विकली डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी, आज जो इकोनॉमिक सर्वे था ये क्या बताता है, सही हुआ है, गलत हुआ है, गलत कहाँ? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये तो आपकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स होती हैं जो बताता है कि पिछले बजट का नतीजा जो वो क्या निकला। उसके नतीजे में अगर देखें तो लगता है कि जो इकॉनमी है वो कुछ हद तक स्टेबल हो गई है, जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक बेहतर हुई हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं है, उसमें पायदारी नहीं है। हल्का सा भी कोई ब्लो आ गया, खा वो पेट्रोलियम प्राइसेस में कीमतों में इजाफा हुआ, या जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि अगर ये इलेक्शन ईयर में जाते हुए थोड़ी सी भी ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई तो चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। आमदनी और अखराजात में ऑलरेडी अदम तवाज़न है, और अगर इसहाक डार साहब की अप्रोच को इस वक्त मैं देखूँ तो वो कोशिश कर रहे होंगे यकीनन कि जो उन्होंने कमाया है 4 सालों में उसमें कायम रहें और वो आम अखराजात को हद से ज्यादा बाहर ना जाने दें। लेकिन 14 खरब का माली खसारा हुआ जी, है। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो कोशिश करेंगे कि वो हद से ज्यादा अखराजात ना करें, लेकिन अगर उनको करने पड़ेंगे जो कि उनको करने पड़ेंगे अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, तो फिर ये खसारा मजीद बढ़ जाएगा। जो खसारा होता है, अगर मैं पिछले 5-10 सालों के बजट्स को देखे तो सुबह का बजट भी जो होगा ये होता ही खसारे से शुरू है। इस दफा सूबों को उनके अखराजात देने के बाद वफाक के पास टोटल 2780 अरब रुपए बचे थे, और जो कर्जों की अदायगी और डिफेंस
दफ़ा इनके ऊपर 2200 अरब रुपया खर्च हो जाता है। टोटल हुकूमत के पास 600 अरब रुपया बचता है, जिसमें से उसको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है, जिसमें स्पेशल स्कीम्स भी हैं, जिसपे 880 अरब रुपए का PSDP भी था। तो हमारी शुरू ही खसारे से होती है और ये कोई नई बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली यही चलता आ रहा है। कल भी खसारे ही से शुरुआत होगी। तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो उस वक्त मेजर 2013 में इशू था वो ये था कि हम तकरीबन डिफॉल्ट होने के करीब थे। आज आप वो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन पे नहीं है, लेकिन अगर ये अखराजात चलते रहे और इंतखाबात के लिए मजीद अखराजात कर दिए तो खुदा न खास्ता उसी तरह की पोजीशन में बड़ी फ्रेजाइल किस्म की इकोनॉमी इस वक्त है हमारे पास। ये 5.29 20 खरब के हमारे जो कर्जे जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सर कैसे आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी? सर आपने मुझे दो इकोनॉमिस्ट के साथ बिठा दिया लेकिन मसला ये है कि आपके कर्जों की तादाद उस लेवल पे पहुंच गई है कि जो आपका कुल सरमाया है फेडरल गवर्नमेंट का सूबों को पैसे देने के बाद उसका 70% हिस्सा जो है वो इन चीज़ों में निकल जाएगा। सो आपके पास तो बहुत ही कम बचेगा, जैसे पहले भी कहा गया। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस बुरी तरह गिर रही हैं, 6 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर फॉल आया है, खसारा है। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल। उसके बाद आपके जो बाकी चीज़ें हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। आपके बेशुमार जो और अदाद शुमार हैं उसमें अगर आप देखें तो आप तो एक बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल पे खड़े हैं और उस नाजुक सूरत हाल के अंदर ये जो फिगर्स को फज करके, और ये बाय द वे ये आज की बात नहीं है, इसहाक डार साहब का ये पुराना वतीरा है कि ये अदाद शुमार में गड़बड़ करते हैं। एक दफ़ा वर्ल्ड बैंक ने और बाकी लोगों ने इनको पॉइंट आउट भी किया था कि आपने ये फिगर्स जो दी है, ये जो 5.3 ग्रोथ रेट है ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, बिल्कुल झूठ है, वही 4.5 के करीब है। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स मैं आपको कल सारी वो दे दूंगा कि जो चीज़ें इन्होंने उसमें डाली हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं उसको भी उसके अंदर डाल दिया है और चीज़ों को भी उसके अंदर, ये बिल्कुल झूठे फिगर्स हैं। सो मोटी मोटी बातें। एक जो आप कह रहे थे ना शफकत साहब, अभी आपने आज पढ़ा होगा, नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि हाफ पोस्ट ने जो लिखा है कि अमेरिका के जर्नैलों ने बताया है कि पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान अटैक करने का सोच रहा है। यानी अगर खुदा न खास्ता जो सूरत हाल है, ये इंटरनेशनल अखबार ने लिखा है इसलिए हम उसको कोट भी कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई खुदा न खास्ता हमारी 3 सरहदें जो हैं इस वक्त वो इनसिक्योर है, ऐसी सूरत हाल होती है तो इकॉनमी किधर होगी? देखिए जी, इकॉनमी को तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मसला अफवाज जो है वो भरपूर जवाब देंगी किसी भी एग्रेशन का, लेकिन उसका नेचुरली एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑलरेडी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग से लोग भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा, इसलिए कि लोग समझते हैं कि ये जो ज़मीनें खरीद लो, रियल एस्टेट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो बच्चे हैं वो अब ये नहीं कर रहे, फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे, वो जा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। आज एक मुझे किसी ने मिसाल दी बड़ी, उसने कहा जी कि मैंने ज़मीन कराची में एक जगह खरीदी जो कि 2 साल में 110% बढ़ गई और मैंने सिर्फ एक दीवार बना के एक चौकीदार बैठाया हुआ है, कहाँ मैं 2000 लोगों को तनख्वाह दूं, मैनेज करूं, ख्याल करूं, ये करूं, और उसके ऊपर टैक्स नहीं है, और इन्होंने टैक्सेस के अंदर भी जो बेस है वो नहीं बढ़ाई, वही जो बेचारे टैक्स पेयर है उनको स्क्वीज किया जा रहा है, हर तरीके से किया। आपको पता है कि कुल 5,36,000 टैक्स पेयर है। बिल्कुल, और उसको अभी तक नहीं, ये मैं वैसे डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी, लेकिन चाडियो साहब ये आप बताइए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने भी फिगर्स सुने हैं, अगर इलेक्शन होता है तो पीएमएलएन किस तरह से लोगों को बताएगी कि तब्दीली आई है और चीजें बेहतर हुई हैं, और क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है जो इस वक्त हम सारी बात करें इकोनॉमी जो बेहतर हुई है पहले से? मैं आम सा सियासी कारकुन हूं, मुझे ये एदाद और शुमार तो समझ में नहीं आते, लेकिन जो आम फहम बातें ये करते हैं वो सारी खल्क़े खुदा समझती है। कर्जों की सतह देखो, आप देख लें इनको, जब जो मुल्क इस लेवल का कर्ज मकरूज हो वो क्या तरक्याती स्कीमें पूरी करेगा। और जो मेरा तजुर्बा है, जब भी बजट पेश करते हैं इतना खूबसूरत बताते हैं बजट को जैसे ये बस जिंदगियों में तब्दीली लाएगी और जन्नत नज़ीर मुल्क बन जाएगा। आखिरी साल में कहते हैं हम हदफ हासिल नहीं कर सके, ये होती है बजट की इंतहा। अब रहा सवाल इस हुकूमत का, तो ये हुकूमत मेरा ख्याल है सामरियों की हुकूमत है, सामरियों की। आपको बज़ाहिर लगता है चीजें कुछ और नजर आती है। कैसे सर? सामरियों की,
साम्राज्य तो ये है सामरियों की, सामरी जादूगर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये नजर, जो हालात आपको नजर आते हैं ये कैसे बदल देते हैं, कैसी चीजें तब्दील हो जाती है। इनके पास एक कुव्वत है, इनको स्टेम लगी हुई है, एक इनको ठप्पा लगा हुआ है, एक इनकी पहचान है, जिनके सामने सारे कानून हुज्जतें सब खत्म, सब इदारे बेबस हो जाते, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुल्क इस सतह का मकरूज हो, बिल्कुल, जिसकी ये हालत हो, वो क्या, और ये दावा क्या, हम वो क्या तोड़ेंगे, क्या जिसमें भीख मांगते हैं, कशकोल, वो कशकोल तोड़ेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, कर्जा मर रहा है। क्या हुआ, इन्होंने कहा ये गर्दिशी कर्जे हैं वापडा के, अपने मनपसंद लोगों को सब पैसे दे दिए, जिसकी कोई ऑडिट नहीं हुई थी, दे दिए, फिर क्या गर्दिशी कर्जे फिर बढ़ गए, क्या बहरान खत्म हो सका। लेकिन वजीर आज़म साहब ने खिताब में कहा हमारे पास आलीशान टीम है, हम आएंगे और इस अंदाज से तब्दीली लाएंगे। पहले को भी खिताब में कहा, यार अफसोस की बात है, मुझे तो पता ही नहीं इतने बड़े बहरान है इस हुकूमत का। क्या क्या बहरान में आप छोड़ के गए थे ना, वो तो बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको बहरान दिया था ना, वो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यार मुझे बीबी मुझे वजीर आज़म अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे हैं, और उनकी तरफ जो आपके पास बैठे हैं वो भी बड़े प्यारे हैं। मैं इतनी बातें नहीं करता, ये तो दरख्तों पे दौड़ रहे भाई, ये क्या कर रहे हैं दरख्तों पे इधर उधर का, ये हम आप ही के मसाइल का तो हल ढूंढ रहे हैं, तो ये अब चढ़ रहे हैं अल्लाह की बेहतरी लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक बात कह देता हूं जी, इनकी हर बजट अवाम दुश्मन बजट, सरमाएदारों की दोस्त बजट है, इनकी हर बजट छोटे सूबों की दुश्मन बजट है। मुझे इसमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो अब देखिए छोटे सूबों ने आवाज उठाई है इसके ऊपर। आपका बजट जो है वो इतना खसारा बता रहा है सर, पिछले 4 साल कर्जे देखें, कैसे आप कह सकते हैं कि अच्छा बजट कल आएगा? आवाज आई उठाइए उस पे, जो भी आया नहीं है तो जाहिर है उसके ऊपर आवाज तो अभी से उठाएंगे ना, अभी से उठाएंगे, जब आएगा तो और आवाज उठाएंगे। जी, किस पे उठाइए आवाज, वो क्या चीज है? ये जो अभी जो मालियाती खसारे की बात कर रहे हैं, नहीं, जो बजट की बात कर रहे हैं, कौन सा इकोनॉमिक सर्वे की बात? चले मैं सर्वे की बात करते हैं, बजट तो अभी आया नहीं मैडम, तो उसमें क्या खसारे की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हुआ है जो पिछले साल की बात, अभी अगली बात तो हमें बाद में करनी है। चलिए देखिए, ये बात ठीक है, ये चांडिया साहब की बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, ये वाकई जादूगरी है। ये सिंध की जो सूरत हाल है, अगर आप उस नुक्ता नज़र से देखें तो आपको जादू नज़र आएगा कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। अगर ये जादू नहीं है तो क्या है? क्योंकि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन होती तो फिर सिंध में भी हो गई होती और वहाँ के हालात भी बेहतर हो गए होते, वहाँ पे भी इक्तसादी तरक्की हो रही होती, या कम से कम स्टेबिलिटी की बातें हो रही होती। तो ये मैं मानता हूँ कि ये कोई जादू है जो PMLN के पास है, क्योंकि जादू के अलावा ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सूबों में नहीं हो रहा। अब मैं मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकता हूँ, आप जो माने वो मान लीजिएगा, बाकी आप उसको क्रिटिक कर लीजिएगा। देखिए क्या हुआ है कि हमारी तरक्की की शरह जो है वो बढ़ रही है। पहले 2 और 4% के दरमियान होती थी, आखिरी साल में 3.7% थी। चलिए मैं चैलेंज कर रहे हैं शफकत साहब के, देखिए मैंने तो आर्टिकल पढ़े साकिब शिरानी मैंने तो शफकत साहब की बात में कतन नहीं बोला, तो शफकत साहब पहले बोल ले, मैं बाद में बोल लेता हूँ, क्या हर्ज है उसमें? आप नहीं, वो तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना इसको, ये तो जरूरी है पॉइंट आउट करना। तो मैंने वैसे लड़ने मरने के तैयार ना हो जाए, मैं तो बिल्कुल आपसे लड़ाई नहीं कर, आपसे तो मैं वैसे ही लड़ाई नहीं करता, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि अगर कोई बात है तो आप कर लीजिए। आप उनसे क्यों नहीं लड़ाई करते? खैर ये बात की बात है, इनसे नहीं करता, मेरे दोस्त नहीं। अच्छा, ये सब दोस्ती ना करें, अभी तो आपने अपना काम कर, आपकी रेटिंग बढ़ाएं। देखिए बात ये है कि जो पुराना तरीका कार था वो तो बदला नहीं है। हाँ। जो फज पहले था वही अब है, जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पहले था वही अब है। जिस तरीके से पहले 2 और 4 के दरमियान में इक्तसादी तरक्की हो रही थी, उन्हीं तरीका कार को, उसी इदारे को बरूए कार लाते हुए अब 5.3% की तरक्की जो है वो गिनी गई है। तो ये है बात। दूसरी बात क्या हुई है, जब तरक्की हुई है होती है तो ज़्यादातर महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आप थोड़ी सी खरीदो फरोख्त बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह जो है वो भी अंडर कंट्रोल है। इस दफ़ा हमारा ख्याल है कि 4.2% के दरमियान रहेगी, अभी 4 के करीब है, तो 4.2% तक महंगाई की शरह रहेगी। किसी ज़माने में ये 10-12% होती रही है पुराने ज़माने के अंदर, लेकिन अच्छा है, चल रही है। हमारे नुक्ता नज़र से 10-12 तक तो वैसे कभी जी बड़ी डबल डिजिट्स के अंदर गई है। जी 2008 जी
تو اس کے علاوہ پاورٹی کی جو شرح ہے جو آپ گنتے ہیں، جو گنی جا رہی ہے، آپ اس کو غلط ثابت کر دیں تو کچھ غربت میں کمی آ رہی ہے، کچھ ہمارے اندازے کے مطابق ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 5% کے آس پاس آ گئی ہے. چلیے اس کے بعد میں اس کا محاصرہ کر لیجئے گا. لیکن یہ اس وقت آج جو خبر ریلیز ہوئی ہے وہ یہ خبر ہے. اب دوسری بڑی بات یہ پیدا ہوتی کہ یہ خبر ہوئی کیسے. 2 انٹرونشنز کی گئیں. دیکھیے پہلی انٹرونشن یہ کہ پچھلے سال ہمارا سب سے بڑا ہمیں جو خرابی ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم صحیح طرح سے زراعت کو نہیں ترقی دے سکے. تو زراعت کا ایک پیکج سن لیجئے زراعت کا ایک پیکج دیا گیا جس کے نتیجے کے اندر اس سال زراعت کے اندر تقریباً 3.5% کا اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال کنٹریکشن ہوئی تھی تو زراعت کے اندر بہتری ہوئی. دوسری جو چیز پہلے کہانی تو میں ابھی چلتی نہیں ہے تو آپ لوگ روک دیتے ہیں. میں آدھا ٹیلیویژن ہے کیا اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو فگرز ہیں اس کو چیلنج کیا ہے جناب شفقت محمود صاحب نے بھی اور ڈاکٹر سلیری صاحب نے بھی. لیکن اس کے علاوہ کیا یہ نون لیگ کا واقعی آخری بجٹ ہے اور اگر آخری بجٹ ہے تو کس طرح. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نون لیگ کا آخری بجٹ ہے تو کیسا ہوگا، یہ امپورٹنٹ سوال ہے. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں ابھی جواب آپ نے دینے سارے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ سرکاری ملازمین پینشنز بجٹ ان کے اوپر کافی پریشر ہوگا کہ اس دفعہ اچھا بجٹ دیا جائے تاکہ ووٹ لیں. جی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یقینی طور پہ یہ پولیٹیکل بجٹ جو ہے آخری سال میں اس میں کچھ پریشر ہوگا. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ سارا پریشر پورا کہاں سے ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے. جو ابھی تک کے بجٹ کے خد و خال سامنے آئے ہیں اس میں ایک چیز جس کی طرف سے میں تھوڑا سا الرٹ ہوا تھا وہ تقریباً کو 236 ارب روپے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھے جا رہے ہیں کہ ان کی سفارشات پہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے. 236 ارب روپے پی ایس ٹی پی کے لیے؟ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے صرف یہ الگ ہے، پی ایس ٹی پی سے الگ ہے. پی ایس ڈی پی سے الگ ہے. تو اپوزیشن کو 1 روپیہ نہیں دیا تو اس پہ میرا تھوڑا سا وہ کنسرن. اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے مجھے 4 سال میں 1 روپیہ نہیں دیا، آئندہ بھی نہیں دیں گے. تو اس سے میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ شاید جو ہوگا یہ ووٹ خریدنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا لگے، اچھی جگہ بھی خرچ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا ورنہ اگین کہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. آلریڈی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو جاری اخراجات کا خسارہ ہے، وہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہے. تو ان خساروں اور قرضے ہم لیں گے، پھر اور ان خساروں سے رکنے کی ضرورت ہوگی. آبویسلی ڈار صاحب ابھی تک تو یہی آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ٹھیک کر لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے ایک تو آپ کو اپنا ریونیو بڑھانا ہوگا اور وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے بڑھانا ہوگا. اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز پہ جائیں گے تو عوام جو ہے وہ ظاہر زیادہ پسیں گے. میرے بہاف پہ آج کی تاریخ میں ان 2 گواہوں کے سامنے لکھ لیں کہ اگلے سال یہ آئی ایم ایف کے پاس 100% جائیں گے. اس سال یہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ کوشش کریں گے کسی اور طریقے سے پورا کریں، لیکن اگلے سال یہ جائیں اس لیے کہ یہ انسسٹینیبل ہے. آمدنی ہے کوئی نہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں. دوسرا تو سر ہر چیز تو آلریڈی ہم نے دی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی لیز پہ لے لو، اس کو بھی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاورٹی کا غربت کم ہوگی، ان غریب آدمیوں سے بندے پوچھے جا کے. یوسی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ہمارے محترم ہیں، لیکن یہ کیونکہ محلوں میں جا کے اور گلیوں میں جا کے سیاست نہیں کرتے نا. آپ ذرا حالات دیکھیں جا کے لوگوں کے جو حالات ہیں، گندے پانی پی رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہیپاٹائٹس سے بری حالت ہے، لوڈ شیڈنگ کا برا حال ہے، لوڈ شیڈنگ کا برا حال ہے، نوجوان بیچارے نوکریوں کے لیے ترس رہے ہیں. تو مطلب اتنی بری حالت ہے اور اتنا زیادہ، اور مجھے تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ بجائے سے کہ اچھا ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہمارے انڈیکیٹرز نیچے گر رہے ہیں، ہمارے کئی ایسپیکٹس میں ہمارے انڈیکیٹرز بہت کم ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آپ 2.5 ارب کی 250 ارب کی آپ خوبصورت ٹرینیں چلا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کوئی تعلیم آپ کو پینے کے ساتھ پانی نہیں ہے سر. تعلیم کی انویسٹمنٹ، ڈاکٹر صاحب اس کی بات کی تائید کریں گے، پچھلے 3 سال میں ہم 168 سے شاید ہم 174 پہ آ گئے. دنیا میں سب سے جو کم تعلیم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بالکل بالکل سب سے کم ہیلتھ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بالکل چانیو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری بجٹ ہے نون لیگ کا؟ کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہے، ویسے تو 21 میں 18 کو اسمبلی کا ٹائم پورا ہوگا. یہ جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے، پاناما کیس کے پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے.
मैं बहुत सारी बातें दिल में तो बड़ी बातें कि मैं कह दूं, लेकिन एक तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, दूसरा अल्लाह जिंदगी दे हमारे मोहतरम व मुक़द्दस इदारों को, उनके तक़द्दुस का भी ख्याल करना पड़ता है। तो मैं बहुत सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। असल बात यह है, जैसे इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने मेरे साईं है, कि हमारे पास वाकई जादू है। मुसद्दिक साहब, मैं तो मानता हूं आपके जादू को, आपका एक ट्रेडमार्क है आपका हुकूमत का, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सुप्रीम कोर्ट में दावा बोल दे, आप कुछ नहीं कह जा सकता। आप अफवाज पाकिस्तान को सरेआम गालियां दें, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके अफवाज पाकिस्तान के लिए, बगावत के लिए लोगों को अपीलें कर रहे हैं, वजीर आज़म साहब कर रहे हैं, वजीर, आपको कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी बात करते हैं। मैं भी एक बात वाज़ह करता हूं, मेरा ईमान है, नून लीग की एक भी बजट कम से कम छोटे सूबों की हिमायत में नहीं आई। बाकी बजट देख लें, क्या दिया है सिंध सूबे को, कौन सी बड़ी स्कीम देते हैं आप हमें। ये सूबों की दुश्मन बजट होती है, आने दे कल, उसमें देख लेंगे क्या बजट है इनकी, हमें पता चल जाएगा। हमें कोई ऑरेंज लाइन टाइप के ग्रीन लाइन बनी तो है, उधर बना रहे हैं शायद, वो आप इनका ही प्रोजेक्ट है शायद ग्रीन लाइन। बीबी इनका हंसना भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, इनका रोना भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। ये अच्छा इंतखाबी। तो सर सियासतदान तो यही है ना सर, वो तो इलेक्शन के तनाजुर में सब कुछ देखते हैं। नहीं, ये सियासतदान नहीं है, ये कारोबारी है, जादूगर है, व्यापार के हिसाब से। हम गालियां दे हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान से कारोबार करते हैं। इनको कोई बोलने वाला नहीं, उनके लोगों को बुलाते हैं, पूरी कौम एहतजाज करती है। सही बात है डॉक्टर साहब, आप देखिए जवाब बहुत से सही बात है। आप देख लें जान साहब, ये जवाब ले लेते हैं ना डॉक्टर साहब, मुस्कुराते रहे, आपकी बात सुनते हैं तो देखते हैं कितना मुस्कुराते हैं जवाब के दौरान भी। बहुत अच्छे हैं, मेरी बात तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा चाइनीज साहब ठीक करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। छोटे सूबों के लिए वफाक जो है वो तो सूबाई बजट में आएगा ना, वफाक तो सिर्फ स्पेशल एक दो स्कीम होंगी। तो जो वैसे ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ये नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, नहीं देते जो अलग से मंसूबे आप देते हैं। जी आपकी वफाकी बजट में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये एक छोटे सूबे का जो कि एहसास महरूमी है। मैं तो चाहता था कि आज इक्तिसादियत पे बात की जाए, मगर चले कोई नहीं, सियासत पे ही किए लेते हैं। ये तो इक्तिसादियात ही है, और मैं तो करने की कोशिश कर रहा था। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है। मैं कुछ बताना चाह रहा था कि हम किस तरह हमने तरक्की की, लेकिन अब नहीं सुनना चाह रहे तो मैं कैसे बताऊं। नहीं बताता, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। जब आप जिस तरह जैसे अभी शफकत साहब कह रहे थे कि अगले साल ये जरूर लेंगे, इसका मतलब आप पहले से ही माने हुए हैं कि हम तो अभी 5 साल और रहने वाले हैं, वरना तो बजट या कल हम दे रहे हैं। अगले साल आपका टेन्योर रहेगा, अगर इस साल की बात अगर 1 जून तक है ना असेंबली की, यानी अब आप ये अच्छा उसको अगला, मैं तो घबरा के बोल रहा शायद नहीं, वो तो आप हारेंगे। तो 21 मई तक आपकी बजट इजाजत सर। देखिए बात यह है कि अगर आप सिंध के हवाले से शुरू होते हैं, मेरी फिर भी ख्वाहिश रहेगी कि आप मुझे मौका दें, मैं बताऊं ये इक्तिसादी तरक्की कैसे हुई है, लेकिन बाद में देखिए आप पोर्ट कासिम चले जाइए, वहां पे 400-450 अरब रुपए के मंसूबा जात चल रहे हैं, जिनसे लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसने किया? वफाकी हुकूमत ने। मेरी बात सुन लीजिए, आप बात ये करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप हर दफा मैंने किसी की बात नहीं काटी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने ही कहा, आपने कहा शफकत साहब। चलिए फिर शफकत साहब से बात कर लेते हैं, फिर मैं बात में कर लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप जो इत्तलान अर्ज किया था कि उनमें से एक मंसूबा वो कतरी साहब का भी, आप तफसील से बता दें, उसके बाद में बात कर लूंगा। क्या बता दिया ना, बस पता लग गया लोगों को। 450 अरब रुपए के मंसूबे चल रहे हैं वहां पे वफाकी हुकूमत के। थर के अंदर 400 अरब के मंसूबे चल रहे हैं वफाकी हुकूमत के। इनकी जो घारों की जो एनर्जी कॉरिडोर है, जहां पे पंचक्की के कारखाने लग रहे हैं, वफाकी हुकूमत के। अगर कराची के अंदर वाहिद मंसूबा जो आपको खुदाई नजर आती है, जिसको आप अभी ग्रीन लाइन कह रही थी, किसका तोहफा है? वफाकी हुकूमत का। अगर किसी ने 70 साल के बाद वहाँ के गरीब लोग जो हैं उनको सेहत का मंसूबा देने की कोशिश की और सूबाई हुकूमत ने जवाब दे दिया, इनकार कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने, वो किसका मंसूबा है? वफाकी हुकूमत का है।
اور اس کے بعد یہ سب کچھ کب ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم جس کے بعد جس ہیومن ڈیولپمنٹ کا شفقت محمود صاحب ذکر کر رہے تھے، صوبوں کی ذمہ داری. اور اگر اس پہ کام نہیں ہو رہا تو صوبوں کو دوبارہ سے غور کرنا چاہیے کہ 60-70% بجٹ جو کل ہوتا ہے وہ لینے کے بعد وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ٹمبل کرتی جا رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صوبائی حکومتوں کو ہمیں سمیت، صرف ان کو نہیں، ہمیں سمیت غور کرنا ہوگا کہ یہ وفاقی بات نہیں ہے. یہ ذرا رسپانسبلٹی آپ نے اگر 18ویں ترمیم کروائی ہے تو آپ قبول کر لیں. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو ترقی جس پہ آپ لے دے کر رہے ہیں ہوئی اس طرح ہے کہ جو تقریباً 47 ایئرز میں اس وقت لوسٹ جو پیسہ بورو کرنے کی قیمت ہے وہ اس وقت لوسٹ ہے. اس کے نتیجے میں 100% اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر بورونگ میں. 7% تھی پچھلے سال، 14% ہوئی اس سال. ہمیں تو اتنا پتہ چل رہا ہے کہ بات مکمل، صرف 1 منٹ بات مکمل کر لینے دیجیے. اس بوروئنگ کے نتیجے کے اندر 9% اضافہ ہوا ہے کنسٹرکشن میں. کنسٹرکشن میں اضافہ کی وجہ سے جو بڑی انڈسٹری ہے سٹیل کی، سیمنٹ کی، اس کے اندر 5% اضافہ ہوا ہے. ایگریکلچر میں اضافہ ہوا، کنسٹرکشن میں اضافہ ہوا، لارج انڈسٹری میں اضافہ ہوا، سروسز میں اضافہ ہوا. اس کے نتیجے کے اندر یہ اقتصادی ترقی سامنے آ رہی ہے. ایک جملہ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں انڈسٹریلسٹ کا اثر ہوتا تھا گورنمنٹ میں، آج کل پراپرٹی ڈیلرز کا ہے، کیونکہ یہ جو سارا ایک بات میں بھی نہیں، شفقت صاحب نے کی، میں بھی ایک منٹ اتنی اگر ان کو خرابی نظر آتی ہے کنسٹرکشن کے اندر، تو جب انہوں نے اتنا بڑا اعتراض کیا پل کے اوپر، تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا پل اب کیوں بنانے چلے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑا برج کیوں بنانے چلے ہیں؟ 3 گنا قیمت کے اوپر بنانے چلے ہیں. وہ چیز جو اسلام آباد میں بنی، جو یہ ہمارا کتا کتا اور ان کا کتا ٹامی، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ذرا برابر کر لیں دونوں چیزیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ آئیں گے اور جی آئی ٹی پہ بھی آئیں گے اور خان صاحب کے 14 سوال پہ بھی. بے شک ٹائم کم ہے لیکن ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی تو جو آخری پورشن ہے اس میں تو 14 سوال پہ بھی بات کرتے ہیں کوئکلی کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ شفقت صاحب جو 14 سوال ہیں اس میں بہت سارے ہیں کہ زمین کیسے لی. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل سچویشن اب آگے جا کے انتخابات کی طرف جا رہی ہے اور یہ کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کے اگلے ہفتے میں 2 ہیئرنگز ہیں. سوالوں کے جواب مل جائیں گے؟ نہیں بالکل امپورٹنٹ ہے اور کیسز ہیں اور سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے. بالکل ہم اس کو اگر 1 by 1 کر کے جواب دیں گے. لیکن میں کئی دفعہ ویسے نا مجھے بڑی خیر یہ سیاست ہے دلچسپی اس میں کہ کہاں ایک طرف خربوں کی جداتیں باہر، مطلب ہے کہ صرف ایک فلیٹ جو ہے پاک لین کے ان کی میرا خیال ہے قیمت کوئی ہوگی کوئی 2-4 ارب، اور کہاں ایک بندہ ساری عمر کرکٹ کھیل کھیل کے اس ملک کے لیے اس نے ایک فلیٹ خریدا وہاں پہ، اس کو بھی بیچ کے سارے پیسے پاکستان میں لے آیا، ایک گھر خرید لیا یہاں پہ. اس وقت جب اس گھر کی قیمت جو تھی زمین کی بہت سستی تھی اور اتنا اس پہ واویلا مچا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے یہ انہوں نے سیاست کرنی ہے کریں، کوئی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. مطلب یہ راشد خان کا بھی آپ بتا دیں گے؟ بالکل راشد خان، چیف جسٹس سے راشد خان بائی دا وے بڑا مطلب مستند بینکر ہے. آ جائے گا وہ مطلب دینے کے لیے گواہی؟ وہ تو روز بیٹھا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. اچھا وہ تو ویسے بھی جب پیناما کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو ہی واز دیئر ایوری ڈے. یہ کوئی قطری نہیں ہے جو غائب ہو گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے، وہ تو رہتا ہی ادھر ہے. He lives in اسلام آباد. وہ ایک جو بہت بڑا کیبل نیٹ ورک ہے اسلام آباد کا، اس کا وہ اونر ہے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو راشد خان کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، قرضہ پہلے لیا گیا، ادا کیسے ہوا، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ ساری چیزیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئرنی دیکھیں آپ کہ کہاں مطلب کوئی حد ہی نہیں جداد کی اور اس کی ویلیو کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ایک آپ کا کرکٹر جس نے ایک فلیٹ لے کے ان کے اوپر سوال اٹھائے، لیکن اچھی بات ہے یہ بھی جواب دے رہے ہیں آخر، یہ بھی تو 3 نسلوں کا جواب دے رہے ہیں. 100% تیار ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ میں چانیو صاحب سے لے کے پھر پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں ڈاکٹر صاحب کا. لیکن چانیو صاحب یہ جو جے آئی ٹی کے اوپر اعتراض اٹھایا، کہا جا رہا ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور اب خان صاحب کے اوپر 14 سوال بھی کورٹ نے کر دیے ہیں. یہ 2 کیسز کی امپورٹنٹ ہیئرنگ اگلے ہفتے میں بہت امپورٹنٹ ہے. منڈے کو یہ جے آئی ٹی پہ اعتراض اور ٹیوزڈے کو سوالوں کے جواب. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک عام سا سیاسی کارکن ہوں، میرے دیکھنے کا اپنا طریقہ کار ہے. ایک جیسے ابھی شفقت محمود میرے محترم ہیں، ان کو پتا ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں. اب جو جواب دیا ہے
इनका जवाब सुनकर मुझे वो शहबाज शरीफ साहब की तकीर याद आ गई है। उन्होंने बड़े जलसे में तकीर की, जनाब लोगों के सरे में महल है, सरे महल है, जनाब अरबों रुपए एक सियासतदान खर्चा कर रहा है जहाजों में। वो खान साहब की तरफ चला था, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा जा रहा है। ये जवाब सही नहीं था। आज भी शौकत महमूद साहब कह रहे हैं जनाब उनके अरबों खरबों के, हम तो तैयार है छोटा सा ये जवाब, मैं किसने कहा कि तैयार जान, ये जवाब नहीं है। आपको अदालत ने कहा है बिल्कुल जवाब देंगे, सही बयान नहीं दे सके, देंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहूं, नाराज ना होइएगा, एक बात कहूं, मियां साहब कहते थे करप्ट पीपल्स पार्टी, करप्ट। आज पूरी दुनिया मियां साहब को चोर चोर कर रही है, पूरा पाकिस्तान चोर चोर कर रहा है, और सबसे बड़ा केस मियां साहब के खिलाफ चल रहा है। अच्छा। खान साहब भी खुद को सफेद पोश एक फरिश्ता बना के पेश करते हैं। आज वो अपने घर का नहीं बता सके कि पैसे आए, कैसे पैसे खर्चा। और जरदारी साहब आराम से बैठे ना, अभी उसका तो दे चुके ना, अब उसको और क्या कहेंगे। अच्छा, उसको और क्या नहीं कहा है आपने, ठीक है, क्या नहीं कहा आपने। अच्छा, अभी आप आए, दूध से धुल गया है, जरदारी दूध से धुल गया है। सर यार आप सुने भी तो सही, सुनने की जुर्रत तो करें। जरदारी साहब गुनहगार हैं, उनको आपने केसेस चलाए, अदालतों में गए, तवील तरीन जेल देखी, बाइज्जत बरी हो गए। मलिक साहब आप जाए तो सही, सही। पता अच्छा, वो कह रहे आपको, हमने अपने हिस्से की सजा काट ली, अब कोई और तो काटे। छुड़ाए ना। अच्छा, अब आप सब फरिश्ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये 14 सवाल और जीआईटी पे ने आप दोनों के गर्दनों में पकड़ लिया। 42-43 दिन रह गए सर। देखिए बात ये कि चांडियो साहब की बात में वजन तो है, चांडियो साहब की बात में हमेशा वजन होता है, मैं तो बड़ा मद्दा हूँ इनका, लेकिन आज भी इनकी बात में वजन है। ये नहीं हो सकता कि मेरा तो छोटा जाए उन्होंने कौन कह रहे हैं ये उन्होंने नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम हिसाब किताब देंगे। देखिए जो लूट मार करके अरबों रुपए जदाते बाहर बनाई है जाके इस मुल्क सर, एक बेडरूम का अपार्टमेंट था और और जो कतरी शहजादे वो खत लेके आ रहे हैं झूठे मूठे। सुने जी ये जवाब दो, मेरी तो बारी है, ये जवाब बारी तो आपकी आ रही है, आप फंसे जा रहे हैं, मैं क्या करूँ आप जवाब देना सर। और जेआईटी पे आपने एतराज़ात कर दिए कि जनाब वो हमें बड़ा मुश्किल सवाल करता है, जी वो हमें पूछता है, वो दो अरकान के वो अरकान जो कोर्ट ने लगवाए, उनके ऊपर एतराज कर दिया। वो बेचारा है सी फ्लैट बड़ा छोटा जा, उन्होंने आज कहा है कि 100-200 कनाल अराजी आपने पैसे आने से पहले खरीद ली थी, छोटा सा मकान बेच के ये जो 150 कनाल अराजी आपने पहले खरीद ली थी, जो खत्म उसमें लिखा हुआ 135 कनाल, तो वो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना छोटा जो है ये जिसका जिक्र हो रहा है। जाती उम्र से नहीं बड़ा, जाती उम्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, अभी आपको बड़ी तरक्की करनी पड़ेगी, लूट मार करके तरक्की करनी पड़ेगी। कलीम खान क्या अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, अल्लाह ने बड़ी उनको तरक्की दी है, उनके महल में वो बड़े जाती उम्र से। लेकिन कमिंग बैक, देखिए बात ये कि हम हाजिर हैं और मेरे ख्याल में ये भी हाजिर है, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन मेरे ख्याल में एक अखलाकी फरीजा इन्होंने हमारे जिम्मे लगाया था, वो था तलाशी देने का, और इन्होंने कहा था कि आप इस्तिस्ना ना लें क्योंकि आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने हर अदालत के अंदर मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की, हर जगह के ऊपर, परसों भी की, हर मौके के ऊपर आप लोगों ने यानी वो इखलाकी आपने भी की, अरे भाई करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्यों कर लेंगे